राम राम किसान भाइयों। कृषि ज्योति में आप सबका स्वागत है। आज कृषि विभाग से रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर मदन जोशी जी हमारे साथ हैं। जैसा कि आजकल काफ़ी चर्चा में है कि जैविक खेती किस प्रकार से की जानी चाहिए, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे हम श्री मदन लाल जोशी जी से। तो आपका स्वागत है जोशी साहब राम आज के राम, इस कार्यक्रम धन्यवाद। में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे जोशी जी कि ये जैविक खेती है क्या, क्योंकि इसकी काफ़ी चर्चा है आजकल कि जैविक खेती करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जैविक खेती की चर्चा हर स्तर पर होने लग गई है। जैविक खेती एक कृषि करने की पद्धति की खेती है। जैविक खेती में गेहूं में, चना में, जौ में, खरीफ में ग्वार, मूंग, मोठ में और बागों में जैविक खेती पद्धति से करने वाली खेती को जैविक खेती कहते हैं। तो ये जो जैविक खेती है, इसको किसान भाई किस प्रकार से अपना सकते हैं, या क्या मतलब जो है इसकी विधि क्या रहती है। जैविक खेती में सर्वप्रथम विधि में ये है कि किसान भाई किसी भी तरह का कीटनाशक रसायन, कीटनाशक उर्वरक, खरपतवारनाशी दवा, कोई भी जिसके कीटनाशक रसायन में आता है उसका प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले बड़ा मूल मंत्र इसका ये है। इसलिए जैविक बनाने के लिए इसको सारे के सारे रसायन से मुक्त करना पड़ेगा, जमीन को भी मुक्त करना पड़ेगा और उस फसल को भी। मैंने जैसे बताया जैविक पद्धति की खेती, जैविक पद्धति में आप चाहे गेहूं, चना, जो सरसों ले लें, चाहे आप मूंग, मोठ, ग्वार ले लें, चाहे आप फल ले लें, मगर उसमें आपको किसी भी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं करना, जिसमें रासायनिक उर्वरक, जिसको आप अक्सर यूरिया, डीएपी, एमओपी, सुपर बोलते हैं, कीटनाशक रसायन जिसमें आम भाषा में मोनोक्रोटोफास, रोगर, इस तरह का सारी चीज़ें हैं, इनका प्रयोग आपको नहीं करना है। भूमि को भी रसायन मुक्त करना है और उस फसल को भी रसायन मुक्त करना है। उस उत्पाद से जो उत्पाद आएगा वो ही जैविक होगा। तो इसमें एक ये मन में प्रश्न आता है कि जब हम कोई रासायनिक खाद का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसकी जगह क्या ऐसा विकल्प हो या क्या चीज़ों का उपयोग किया जाए जिससे कि हमारी जो खेती है वो सामान्य रूप से हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। जब खेती करनी है तो उसको कोई न कोई तो उस पैदावार को बढ़ाने के लिए उसमें उसकी खुराक देनी पड़ेगी। आप यूं कहें तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहले भूमि में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, यूरिया, डीएपी, सुपर फास्फेट। अब हमारे तकनीकी रूप से कृषि वैज्ञानिकों के आधार पर 16 तत्व बने हुए हैं फसल के लिए। जैसे मनुष्य के शरीर को 16 तत्व है, ऐसे ही फसल के लिए उन तत्वों की पूर्ति के लिए सबसे बड़ा जो साधन उपलब्ध है वो है गोबर की खेती, गोबर की खाद। अब ये जैविक खेती में सबसे बड़ा जो साधन है जिसमें 16 तत्व है, ये गोबर की खाद। अब गोबर की खाद पर भी एक बात मैंने अभी दिखाई कि खड्डे में तैयार की हुई गोबर की खाद। गोबर की खाद ऐसा नहीं कि जो गांव के किनारे में, सड़कों के किनारे में, नौरे में जो ढेर लगे हैं, वो गोबर की खाद नहीं है। उसमें कुछ और जो चीजें मिल जाती हैं, उसमें जब वो धूप में रहता है 48 डिग्री में, तो नाइट्रोजन हवा में चली जाती है। बारिश आती है तो उसका फास्फोरस बह के नालियों में चला जाता है और उसके अंदर दीमक का उत्पन्न हो जाती है, जो दीमक के रूप में वो भी खेत में लोग अक्सर फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो अब बात आएगी भी इसको खड्डे में कैसे तैयार करें। ये भी एक वैज्ञानिक तरीका है। गोबर की खाद को तैयार करने के लिए खड्डे की जो गहराई है वो 3 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा। एरोबिक कंडीशन आती है जिसका किसान भाइयों के लिए देसी भाषा में है कि वायु का संचार, वो 3 फुट से ज्यादा गहराई पे नहीं जाना। 6 फुट चौड़ाई, 6 फुट चौड़ाई इसलिए रखी है
कि कल को आपको ट्रैक्टर के किसी साधन से निकालनी हो तो ठीक है। 6 फुट की गहराई से आपका ट्रैक्टर साधन। लंबाई का जहाँ तक सवाल है, आप 10 फुट लें, 20 फुट लें, 50 फुट लें, उपलब्धता के अनुसार उसको कर सकते हैं। खेत में ले जाएं, घर के नौरे में ले जाएं, अभी आपके पास खड्डा तैयार हो गया। अब क्या करें? अब गोबर की खाद के लिए घर के अंदर जितने पशु है, इनके नीचे जो भी बिछावन है, जो गोबर है, जी। जो पशुओं का जितना भी वेस्ट है और पेड़ पौधों के गिरे हुए पत्ते, धीरे धीरे करके इस खड्डे को आप भरते जाएंगे। जैसे ही ये खड्डा भर जाएगा, बीच बीच में पानी से इसको गीला करें। जी। ये गोबर आपके पूरे पौधे की खुराक का मूल साधन है। इसके गोबर की खाद को तैयार करना और उसको प्रयोग करना ही इसका भोजन है। इसमें अब एक विशेष मतलब जो है ये चीज का ध्यान रखें कि ध्यान इसको रखना सूखने है, नहीं दें, सूखने नहीं दे। पानी डालते दूसरा, रहें उसमें। जब ये खड्डा भर जाए तो इसको 6 इंच ऊपर ले जाएं, ठीक है। ताकि बारिश का पानी भी इसमें बाद में नहीं जाए, ठीक और बाद में इसको लीप दें। 60 दिन की अवधि के बाद, 60 दिन की अवधि के बाद इसको खोलें, आपको अंदर से काले रंग की चाय की पत्ती की तरह की खाद भुरभुरी जो हाथ में आपके आएगी, कोई बदबू नहीं आएगी, वो गोबर की खाद इसमें से निकलेगी। जी। 1 बीघा खेत के लिए 1 ट्राली 35 क्विंटल की, उसको गोबर की खाद में मिला के आप खेत में डालें और उसकी खेत के अंदर, जमीन के अंदर मिला दें। इस तरह के एक खड्डा बन गया, फिर दूसरा चालू कर लें। पहले 1 बीघा में डालें, फिर दूसरे बीघे में, और निरंतर डालते रहेंगे तो आपका खेत रसायन मुक्त होगा। मिट्टी सबसे पहले मिट्टी का होगा जी। और एक मैं बात बहुत ही महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा, हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। जी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने सन 71वें दशक में हरित क्रांति लाए, जब हमारे देश में अन्न की कमी थी। मगर पिछले 20 वर्षों में उन्होंने ये एक स्लोगन लेके चले, यदि भूमि का दोहन इसी प्रकार करते रहे, वो दिन दूर नहीं जब यह भूमि बंजर हो जाएगी। दोहन से मतलब पहले सावनी, फिर हाड़ी, फिर जायद, तीनों तरह की फसल लेते रहेंगे और उसमें खाद के रूप में सिर्फ रासायनिक देते रहेंगे। तो डॉक्टर स्वामीनाथन जो ये स्लोगन दे के गए हैं, हमने भूमि का दोहन जरूर करना है मगर भूमि को बंजर नहीं बनाने वाला है। आने वाली पीढ़ी को ये भूमि सुरक्षित देनी है, इसलिए सबसे बड़ा भूमि को रसायन मुक्त करने का साधन गोबर की खाद सबसे पहले है। तो इसी तरह से अब एक मन में विचार और आता है कि ये तो आपने बताया कि रासायनिक उर्वरक का जो है अल्टरनेट हो गया हमारे पास, उसका विकल्प हो गया, तो क्या इसी तरह से रसायन के जो अपने ये पेस्टिसाइड्स या यूज करते हैं हम लोग, कीटनाशक यूज करते हैं, उनका भी कोई विकल्प है या उनकी जगह हमको अन्य चीज यूज कर सकते हैं? जब बात जैविक खेती की आई तो वैज्ञानिकों ने इसके खाद के विकल्प किए तैयार, इसके कीटनाशक रसायनों के विकल्प किए तैयार, इसके खरपतवारनाशी के भी। मगर मैं उर्वरक में 2-3 उर्वरक जो गोबर की खाद के रूप में है, इसके अंदर हमारे पास में नेडअप कंपोस्ट भी है। नेडअप कंपोस्ट भी बना सकते हैं, सुपर कंपोस्ट भी बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी। ये सारी खुराक है। वर्मी कंपोस्ट केंचुए से तैयार की हुई खाद, वो भी आप डाल सकते हैं। इस तरह करके गोबर की खाद ही नहीं, वर्मी कंपोस्ट केंचुए से तैयार खाद को भी उसके खुराक के रूप में आप भूमि में दे सकते हैं। अब आपकी बात आई कि कीट तो इसमें लगेंगे जी, कीट भी लगेंगे, बीमारियां भी लगेंगी, इनके लिए क्या काम किया? तो वैज्ञानिकों ने बहुत ही अच्छा प्रयोग करके कीटनाशक रसायन जब इसमें नहीं डालने तो उन कीटों को मारने के लिए मित्र कीट तैयार किए। अब आप कल्पना करिए कि मित्र कीट जो उन खेतों में छोड़े जाएंगे, जो उन दुश्मन कीटों को खत्म कर देंगे। एक कीट का उदाहरण देता हूं मैं आपको, ट्राइकोग्रामा। ये ट्राइकोग्रामा मित्र कीट है। ये ट्राइकोग्रामा आपके जितनी भी हरी सुंडी, गुलाबी सुंडी, चितकबरी सुंडी, सब तरह की सुंडियां लगती है जिसको आप अक्सर देखते रहते हैं, फसल को खराब कर देती है, फसल को काट जाती है, फसल को काट। इस सुंडियों के अंडे जब खेत में होंगे तो ये ट्राइकोग्रामा मित्र कीट है, इसके
वहां छोड़ने से इसके अंडे देंगे और वो उन दुश्मन कीटों के अंडों को खा जाएंगे। ये सारा वैज्ञानिक विधि है। तो ये कहाँ से और किस तरह से मिल सकता है, या कैसे उनको खेत तक हम बिल्कुल वहाँ छोड़ सकते हैं? ये ट्राइकोग्रामा कीट सामान्य लोग नहीं बना सकते। इसको एक भारत सरकार की यहाँ श्री गंगानगर में लेबोरेटरी है, उस भारत सरकार की लेबोरेटरी के अंदर ये कीट बनाया जाता है लेबोरेटरी में डी फ्रीजिंग पे जाके, और फिर एक कागज की चिप्स पे ये आके खेत में लगभग 20,000 के संख्या में कीटों का पैक आता है। उसको खेत में छोड़ते ही ये बाहर निकलता है और फिर ये अंडे देता है और उन कीटों को दुश्मन क्या कीटों उसका को कोई सैंपल आपके पास है, या कोई आप उसको दिखा सकते हैं? हाँ, अभी प्रयास करेंगे दिखाने का, मगर इसी के साथ साथ एक बीमारियों का भी इंतजाम किया है साइंटिस्टों ने, वो है ट्राइकोड्रामा। ये ट्राइकोड्रामा भी एक मित्र फंगस है। जैसे रोटी पे फंगस लगती है ना, वैसे खेतों में फंगस लगती है, उखेड़ा लग जाता है जिसके अंदर से खड़ी खड़ी फसल सूख जाती है। अगर सरसों में एक गोडा तोड़ बीमारी लगती है, जो खड़ी खड़ी फसल गोडा तोड़ गोडे की तरह टूट जाती है। इनकी रामबाण दवा है ट्राइकोडर्मा। अभी मैंने कीट बताया ट्राइकोग्रामा, और ये है ट्राइकोडर्मा। इसका मैं आपको ये साथ में सैंपल दिखाऊंगा। ये भारत सरकार के उसी संस्थान से ये पाउडर है। ये टैल्कम पाउडर बेस्ड होता है। इसके अंदर मित्र फंगस होती है, मगर इसको तैयार करने की एक विधि होती है। किस प्रकार से इसको हम काम में ले सकते हैं, इसको काम, या कैसे फसल पे इसको खाली पाउडर तो यूज नहीं हो सकता, प्रयोग नहीं हो सकता। अब इसका 2.5 किलो ट्राइकोडर्मा पाउडर और 50 किलो गोबर की खाद, जिस गोबर की खाद को अभी अपन ने बनाने की विधि बताई, उसमें ठंडी हो, कई बार क्या है गर्म हो तो इसके अंदर से जो फंगस है वो मर जाती है। तो ट्राइकोडर्मा 2.5 किलो 50 किलो गोबर में मिलाकर 3 दिन इसको रखें, तो ये 2.5 किलो जो ट्राइकोडर्मा है ये 50 किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, 50 किलो में बदल जाएगा। और फिर इसको अपने 1 बीघा की मात्रा, और ये 3 साल में जाके काम करेगा। वहाँ जितने दुश्मन फंगस है वो खत्म हो जाएगी और ये मित्र फंगस तैयार हो जाएगी। फिर ना खेत में उखेड़े लगेगा और ना कोई गोडा तोड़ बीमारी। ये एक सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने तैयार की थी बीमारियों के लिए, क्योंकि जब जैविक खेती की बात आई, जैविक खेती बड़े समय से आ रही है, मगर इसको तैयार करने के लिए इसके भोजन की भी बात आई, इसके कीट मारने की भी बात आई, इसकी बीमारियां मारने की बात आई, इसके खरपतवार नाशी खत्म करने की बात आई। तो इस तरह करके ये कीटों को मारने की, बीमारियों को मारने की। इसके अलावा रसायन में आप नीम बेस्ड रसायन, नीम से आधारित आजकल रसायन काफी बनते हैं, उनको हम कीटनाशक नहीं कह सकते, नीम बेस्ड रसायन आते हैं बाजार में। आप उन नीम बेस्ड रसायनों का प्रयोग अपने खेत की फसल में, जब आपको कीट दिखाई दे, आपको कीट में भी मैं बता दूं 2 तरह के कीट होते हैं, एक रस चूसने वाले, एक काटने वाले। दोनों कीटों के ऊपर ये नीम बेस्ड दवाइयां काम करती है, और उससे आपका खेत का भोजन हो गया गोबर की खाद, नेडअप खाद, सुपर कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट। कीट के बीमारी के लिए हो गया ट्राइकोग्रामा नीम बेस्ड दवाइयां, और बीमारियों के लिए हो गया ट्राइकोडर्मा। इसके अतिरिक्त भी किसान भाई अपने खेत को निरंतर रूप से देखते रहें। जैविक खेती का अब समय आ गया है, जैविक उत्पाद का समय आ गया है। जो सामान्यतः बीमारियां जितनी मानव शरीर में आई है, मनुष्यों में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी है, लीवर है, इसी तरह पशुओं को जो हरा चारा खिलाते हैं उसमें भी पेस्टिसाइड है, वो पशुओं के दूध में जाता है, वो पशुओं के दूध से हमारे बच्चों में आता है, मनुष्यों में भी आ जाता है। तो उस तरफ भी ध्यान देना है हमें, और समय आ गया है जैविक खेती के उत्पाद को प्रयोग करने का। इसलिए सब किसान भाई जैविक खेती का उत्पाद स्वयं के लिए अवश्य करें। इसमें अभी जैसे आपने कहा कि इनको कीटनाशक नहीं कह सकते, तो संभवतः इसलिए कि जो है इनकी ये कीटाणुओं को मारते नहीं है, कीटों को मारते नहीं है, लेकिन उनकी संख्या को कंट्रोल करते हैं, और वो उस जगह मतलब जो है उनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे कि फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही कारण है इसको। इसमें मैं एक और बता दूं, बहुत से मित्र कीटों की तरह मित्र
फंगस की तरह, जी। और बहुत सी विधाएं, एक एनपीवी आता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस। ओ, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोवायरस का खेत में छिड़काव करना है। अब जी। उस छिड़काव करने के बाद में आपको सुंडी दिखेगी, मगर उस सुंडी का जबड़ा चौक हो जाएगा और वो उल्टी लटक जाएगी। तो ठीक ये है। एक उसके ऊपर असर करता है वायरस। तो जी। उसके अंदर वायरस चला गया, वो खाने की क्षमता खत्म कर दी। तो विभिन्न प्रकार के पकड़ जो है उसकी वैज्ञानिकों ने कमजोर हो जाती है, पकड़ कमजोर हो जाती है, वो जबड़े काम नहीं करते जब और वो खाना पीना बंद कर देती है। इस तरह से उन कीटों का वहां से खात्मा कर एक सकते और जोशी जी मैं आपसे इसमें पूछना चाहूँगा कि जैसे एक सामान्य सी इसमें ये रहती है कि इसका उत्पादन कम होता है जैविक खेती में, या उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इस वजह से शायद जो है किसान भाई इसको नहीं अपनाते हैं। तो इसमें उत्पादन पर क्या पड़ता है फ़र्क, और किस तरह से हम उसको ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं? इस हैं। बारे में थोड़ा ये ज़रूर आप बिल्कुल बताएँ। सही है। प्रारंभिक तौर पर चूंकि भूमि को हमारे यूरिया की, डीएपी की, सुपर फास्फेट की डालकर हम अगर गेहूं का उदाहरण लें तो 15 क्विंटल बीघे तक का हम उत्पादन ले रहे हैं, मगर चूंकि अब हम ये जो रसायन युक्त उर्वरक है इनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो शुरुआत के दिनों में जैसे हमने गोबर की खाद डाली, जी। केंचुए से तैयार खाद डाली, अन्य खादें नेडप है, सुपर डाली, तो उससे पहले भूमि के अंदर उर्वरा शक्ति उतनी नहीं बनेगी जितनी कि एक सामान्य वर्ष में बनती है। पहले सालों में इसकी 50 से 60% उत्पादन आएगा, मगर तीसरे साल करते करते हम उसी तरह का उत्पादन लेना प्रारंभ कर देंगे। और दूसरी बात है, अगर आज आप मार्केट में जाएंगे तो वो 1.5 गुना कीमत पर आपका जैविक उत्पाद बिकता है। मतलब अगर आपका 2,000 रुपये क्विंटल जी। सामान्य गेहूं है तो वो 3,000 रुपये में आपको आसानी से बिकेगी। इसलिए उसका कंपनसेशन, जो कम उत्पादन है उसका कंपनसेशन तो उसके आपका भाव कहने से का कर मतलब सकते ये है कि उत्पादन तो ज़रूर कम होगा, लेकिन जो प्रति बीघा हमारी आय है, वो लगभग कंपनसेट हो जाएगी, क्योंकि हमारा जैविक हैं। खाद जो बराबर है है, बराबर। अधिक भाव में बिकेगा। तो इसके साथ-साथ थोड़ा-सा एक ये भी रहता है कि क्या जैविक उत्पाद जो हैं, उनकी मार्केटिंग भी उसी हिसाब से उपलब्ध है, या क्या बाज़ार में जो आप बता रहे हैं अभी 1.5 से 2 गुना भाव में बिकती है, तो इसका मार्केट उपलब्ध है किसान भाइयों के लिए? अब समय आ गया है, अब सारे लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि जो रसायन युक्त अपन अन्न खाते हैं, दूध पीते हैं, और इस वातावरण में जितना पर्यावरण प्रदूषण हो गया, अब प्रत्येक जन सामान्य में चेतना आ गई कि हमें जैविक उत्पाद का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। जैविक उत्पाद तैयार करने का किसान भरोसा दिलाए, बाजार में 1.5 गुना भाव पर, 1.25 गुना भाव पर, समय समय पर विभिन्न स्थानों पर इसका विक्रय हो रहा है। और कुछ रेगुलराइज भी दुकानें, नियमित भी दुकानें जैविक के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं, जहाँ पर केवल मात्र जैविक उत्पाद मिलता है। इसलिए मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है इस समय। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि किस प्रकार आज हमारे साथ जो रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के श्री मदन लाल जी जोशी, उन्होंने जैविक जो खेती है उसके लिए बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें दी है। तो मेरा आप लोगों से यही रहेगा कि इसमें आप अधिक से अधिक जैविक खेती को अपनाएं, और इससे संबंधित अगर आपके कोई भी प्रश्न हैं, या आपके कोई भी इससे संबंधित कोई और जानकारी आप चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मैं धन्यवाद करता हूँ जोशी जी का, कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत उपयोगी जानकारी आज हमें दी है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत।